हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ क्रेजी लवर का फोर्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। जानती हूँ दोस्तों, मैं बहुत लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ। पर गाइस सच में मेरा कुछ पर्सनल इशू था और मैं एक साथ इतनी सारी फैन फिक्शन को नहीं पोस्ट कर सकती थी। आई नो कि दूसरे लोग ऐसे कर लेते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई सच में। एंड मैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और मेरी एक फ़ैन है जो मुझे हमेशा कमेंट में कहती थी कि दीदी क्रेज़ी रबर ले आइए, क्रेज़ी रबर ले आइए। मैं उससे भी माफ़ी माँगना चाहती हूँ, सॉरी बेटा मैं इतना लेट हो गई। अब प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाज़ीशु से वैन गेजिंग दोस्ती कर लेता है और उससे कहता है कि कल उसका बर्थडे है और वो अपना बर्थडे ज़ाज़ीशु के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, जिसके लिए ज़ाज़ीशु हाँ भी कर देता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो वैन केजिंग था ना, वो ज़ाज़ीशु के घर के नीचे खड़ा होता है। मतलब जो घर का मेन डोर होता है ना, जो बड़ा सा गेट होता है, उसके अंदर तो था पर ज़ाज़ीशु के घर के अंदर नहीं था। वहीं खड़ा होता है और ज़ाज़ीशु के घर की तरफ देख रहा होता है। और जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था ना, वो वैन केजिंग को देख रहा था, क्योंकि वो बस वहाँ अंदर खड़ा था। ना वो अंदर जा रहा था और ना ही वो ज़ाज़ीशु को कॉल कर रहा था कि वो जल्दी करे। यूजुअली जो दोस्त लोग होते हैं वो ऐसे ही तो करते हैं ना, घर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं जल्दी करो। पर उसका ऐसा कोई सीन नहीं था। और यही चीज़ वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे बहुत अजीब लग रही थी। वो ना वेन केजिंग को घूर रहा होता है जब वो गेट की तरफ देख रहा होता है, और वेन केजिंग को ये चीज़ बहुत अजीब लग रही होती है और काफ़ी इरिटेशन भी हो रही थी। तो वो उस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है और उसकी आंखें देखते ही वो सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है। वो उसे इस तरह से देख रहा था कि आंखों से ही उसका कत्ल कर देगा। फिर वो इंसान वहाँ से चला जाता है, थोड़ी दूर पर जाके खड़ा हो जाता है और वेन केजिंग वापस से गेट की तरफ देखने लग जाता है। अब हमें ज़ाज़ीशु को दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रहा होता है। जब वो रेडी हो जाता है तो फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और वेन केजिंग का नंबर लगाने लग जाता है। एक्चुअली उन दोनों में यही तय हुआ था कि जब ज़ाज़ीशु तैयार हो जाएगा तो वो वेन केजिंग को कॉल करेगा और उससे कहेगा कि घर आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वेन केजिंग उसके लिए वेट करे, क्योंकि उसे पता था कि वेट करना कितना इरिटेटिंग होता है। सॉरी। तो यही उनमें तय हुआ था। पर वेन केजिंग तो वेन केजिंग है, उसका दिमाग तो अलग ही चलता है ना। तभी वो ज़ाज़ीशु के घर के नीचे उसका वेट कर रहा था। एंड बैक टू द स्टोरी। ज़ाज़ीशु वेन को कॉल लगा देता है और वेन कॉल उठा भी लेता है। ज़ाज़ीशु कहता है कहाँ हो तुम? वेन केजिंग कहता है, वेन कहता है तुम्हारे घर के नीचे। और ये चीज़ सुनकर ज़ाज़ीशु एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है व्हाट, घर के नीचे? वो अपनी बालकनी में आता है और नीचे देखता है तो वेन केजिंग खड़ा होता है और वो अपनी जो 2 फिंगर्स होती है उससे उसे हाई करता है। और ज़ाज़ीशु शॉक्ड हो जाता है और अपना सिर हिलाता है। फिर कहता है तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वो जो उसने वेन केजिंग के लिए गिफ्ट लिया था वो उठाता है और घर से निकल जाता है। अब वो वेन केजिंग के पास आ रहा होता है और वेन केजिंग बस उसे देख रहा होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को देख रहा होता है। फिर वेन केजिंग के पास ज़ाज़ीशु आता है और उसे वो गिफ्ट देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे वेन। वेन उसे देखता है और कहता है थैंक यू। जीशु एक स्माइल करता है और कहता है सिर्फ थैंक यू, गिफ्ट खोल कर नहीं देखोगे? फिर वेन केजिंग उस गिफ्ट को खोलता है, उसमें ब्रोच होता है, वो नहीं लगाते कोट में, वही वाला ब्रोच होता है। तो वो देखता है और वो वाकई बहुत प्यारा था। उसे देखकर वेन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फिर वो ज़ाज़ीशु की तरफ देखता है और कहता है बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी तरह। ज़ाज़ीशु कहता है एक्सक्यूज मी, फ्लर्ट कर रहे हो? वेन कहता है नहीं, तारीफ कर रहा हूँ। फिर ज़ाज़ीशु कुछ नहीं बोलता है। फिर वो कहता है बाय द वे, तुम यहाँ कब से खड़े हो? वो कुछ बोलता है उससे पहले ही वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है पिछले 1.5 घंटे से, पिछले 1.5 घंटे से साहब यहीं पे खड़े हैं, बस आपके घर को देख रहे थे। और वो सुनकर जीशु वेन की तरफ देखता है और वेन कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। वो कहता है तुम पागल हो वेन गेजिंग, अरे इतनी देर से अगर तुम खड़े ही थे तो अंदर आ जाते या एटलीस्ट एक कॉल ही कर देते मुझे, तो मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता।
फिर सरशु हल्का सा सैड हो जाता है और कहता है, किसी का इंतज़ार करना कितना तकलीफ़ देता है, मैं जानता हूँ। फिर वेनकेजिंग उसे देख रहा होता है और मन में कहता है, जीशु बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं उस दिन की सभी यादों को तुम्हारे जहन से निकाल दूंगा जो तुम्हें हर्ट कर रही हैं। फिर वैन कहता है, माफ़ करना पर मेरी ऐसी मान्यता नहीं है। जीशु उसकी तरफ देखता है, उसका ध्यान टूट जाता है। वैन कहता है, मेरा ये मानना है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे जुड़ी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है, छोटी से छोटी चीज़, उसका इंतज़ार भी। वैन को बस जीशु से देख रहा होता है। फिर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें सिर्फ किताबी बातें हैं। वैन कहता है, बढ़िया है, मतलब जो चीज़ खुद ना मानो वो किताबी बातें हो गई। जीशु उसको घूर के देखता है। वैन कहता है, ओके फाइन फाइन। फिर वैन जीशु से कहता है कि अच्छा, कार से चल रहे हो या फिर बाइक से? वो कहता है, तुम्हारे पास कार है? तो वैन कहता है, हाँ है ना, थोड़ी दूर पर पार्क करवाइए। तो वो कहता है, तुमने कार कब ली? क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर लास्ट टाइम गया था तब तो वहाँ कार नहीं थी, और तभी ना तुमने मुझसे लिफ्ट ली थी। वो कहता है, हाँ तब नहीं ली थी, अभी 2 दिन पहले ही ली है। तो फिर जो कहता है, तो फिर कल तुम बाइक में क्यों घूम रहे थे? तूने मुझे बाइक में लिफ्ट दी थी ना? तो कहता है, तुम कार में गए थे, मैं तुम्हें कार में लिफ्ट दे देता। यीशु कहता है, स्टूपिड, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये पूछ रहा था कि कल तुम बाइक में क्यों थे जब तुम्हारे पास कार है? वैन कहता है, क्योंकि मुझे कार पसंद नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ जब मैं जॉब पर जाता हूँ तब यूज़ करता हूँ, मुझे बाइक चलाना पसंद है। यीशु कहता है, ऑल राइट, मैं समझ गया। फिर वैन कहता है, तो अब तो बताओ कि कार से चल रहे हो या बाइक से? यीशु तुरंत ही कह देता है, बाइक से। वैन कहता है, वेरी गुड। फिर वो दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं जहाँ पे उसने जो बाइक थी वो पार्क की थी। और जाने से पहले वो जो वैन होता है वो सिक्योरिटी गार्ड को घूर कर देखता है बहुत, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जो उसने कहा था ना कि वो 1.5 घंटे से वहाँ खड़े हैं। हालांकि गलती सिक्योरिटी गार्ड की नहीं थी, गलती उसी की थी कि वो वहाँ पे ऐसे 1.5 घंटे तक खड़ा रहा था चुपचाप। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड होगा उसे अजीब ही लगेगा ये चीज़, पर वैन केसिंग को वाकई दाऊद का इंतज़ार करना था, उसे वाकई ये सब अच्छा लग रहा था। तो उसे गुस्सा आ रहा था फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड पर। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पर जहाँ वो बाइक पार्क थी वहाँ पर आ जाते हैं। तो वैन कहता है, अच्छा बताओ तो कि चलना कहाँ है? जीशु से देखता है और कहता है, बर्थडे बॉय तुम हो तो तुम्हें अपनी पसंद की जगह जाना चाहिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो चीज़? वो कहता है, हाँ हूँ मैं बर्थडे बॉय, तो उससे क्या होता है, तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना पसंद है? वो कहता है, वैन, जो बर्थडे बॉय होता है उसे अपने बर्थडे के दिन वो करना चाहिए जो उसे पसंद है, ना कि दूसरों से पूछना चाहिए। तो वैन कहता है, पहली बात, तुम कोई दूसरा इंसान नहीं हो, और दूसरी बात, मुझे वो हर जगह पसंद होंगी जहाँ तुम जाना चाहते हो, जो तुम्हें पसंद है, जहाँ पर तुम कंफर्टेबल होगे। ओके, तो अब बताओ मुझे कहाँ चलना है? वैन की बात सुनकर ना साजिशु बहुत शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये वाकई फर्स्ट टाइम था जब उसकी पसंद को किसी ने इतनी तवज्जो दी थी। उसकी पसंद को वाकई कभी तवज्जो नहीं मिली थी इतनी। जब वो जिनके साथ रिलेशनशिप में था ना, तब भी जब उन्हें कहीं जाना होता तो जिन उसे अपनी ही जगह पे लेके जाता ये कह के, अरे जान, यहाँ मज़ा ही आएगा, तू बहुत इंजॉय करोगे। उसकी पसंद की वाकई जिनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं थी। और उसके जो दोस्त रहे थे उनमें से भी कभी उसकी पसंद को इतनी तवज्जो किसी ने नहीं दी जितनी आज वैन किसिंग दे रहा था। तो उसे समझ में नहीं आया तो वो कैसे रिएक्ट करे। यीशु कहता है, अम्यूजमेंट पार्क चले? वो कहता है, वैन, हाँ चलो। और फिर वैन केसिंग वो जो बाइक होती है उसे स्टार्ट करता है और साउथ यीशु बैठ जाता है बाइक पर, बैक सीट पर। और ये जो वैन केसिंग कर रहा था ना, ये ऐसा नहीं था कि वो
टोटली जाओशू को इम्प्रेस करने के लिए ही कर रहा हूँ। उसका नेचर ही इस तरह का था। उसने जो जाओशू से अभी कही थी ना कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे जुड़ी हर छोटी-छोटी चीज़ पसंद आती है, उसका इंतज़ार भी, ये चीज़ उसने वाक़ई सच कही थी, ये वाक़ई वो मानता था ये बात को। और अभी जो वेन केजिंग ने कहा था कि वो उस हर जगह पे खुश रहेगा, उसे वो हर जगह पसंद आएगी, जो कि ज़ाओशू को पसंद है, तो वो भी बिल्कुल सच था। वो वाक़ई इस तरह का इंसान था। वो प्यार में एकदम से पागल लोग होते हैं ना, वैसा था वो। अगर मजबूरी ना होती तो ऐसा कुछ नहीं करता जो कर रहा था। सो हाँ, ऐसे ही था वो। सो बैक टू द स्टोरी। वेन और जाओ दोनों बाइक पर होते हैं और वेन तो बाइक चला रहा होता है, पर जाओ जिशु अभी के हुए इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। और ये जो चीज़ें आज वेन केजिंग ने करी थी ना, ये वाक़ई जाओ जिशु को छू गई थी, उसके हार्ट को बिल्कुल लगी थी जाके। वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है और वेन केजिंग वो जो साइड मिरर नहीं होता है, उससे जाओ जिशु की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? यीशु नामे से हिलाता है और कहता है, नहीं तो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेन कहता है, प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। तो यीशु कहता है, अरे नहीं बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सामने देख के चलाओ, वरना तब ज़रूर प्रॉब्लम हो जाएगी हम दोनों को। वेन स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो कहता है, नहीं कुछ दिक्कत नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। वेन कैसे कहता है, अच्छा बताओ क्या सोच रहे थे। यीशु हंसने लग जाता है और कहता है, मैं सोच रहा था कि वेन कहता है, वो कहता है कि तुम पहले वो इंसान हो जो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। मुझे इतनी इम्पोर्टेंस कभी मिली नहीं ना, तो मैं बस यही सब सोच रहा था। वेन अब वो मिस्चीवियस वाली स्माइल होती है ना, वो करता है और कहता है, ज़रा संभल कर, दिमाग तक मुझे ले आए हो और दिमाग से दिल तक का रास्ता ज़्यादा दूर का नहीं होता। यीशु उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम तुम बस यही सब सोचते रहते हो ना। वो कहता है, अरे मैं तो बस इत्तला दे रहा हूँ। वो कहता है, नहीं चाहिए तुम्हारी इत्तला, और अगर तुम एक शब्द और बोले ना तो मैं यहीं बाइक पे तुम्हें मारना शुरू कर दूंगा। यीशु कहता है, फॉर गॉड्स सेक वेन केजिंग, मुझे गुस्सा मत दिला और आगे ध्यान दो। वेन केजिंग फिर कहता है, अच्छा सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। यीशु कहता है, मुझे बुरा नहीं लगा, और वाकई उसे बुरा नहीं लग रहा था। वेन कहता है, ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है। यीशु हंसने लग जाता है और कहता है, एक ही होगी दुनिया में। वेन फिर हल्की सी स्माइल देता है, वो खुशी वाली नहीं, सैड वाली, और कहता है, अच्छा है ना एक ही हूँ। फिर वो अपने दिमाग में आ रहे जो उसकी मेमोरीज थी उन्हें सेट करता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। फिर वेन केजिंग बाइक पर ध्यान लगाने लग जाता है और ज़रा बात नहीं करता। और वो लोग जो उनका म्यूज़ियम पार्क होता है, अम्यूज़मेंट पार्क होता है सॉरी, वहाँ पर जाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं और पूरा दिन वो लोग ऐसे ही इन्जॉय कर रहे होते हैं। और जाओशू इतना ज़्यादा खुश था वेन केजिंग के साथ, कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि इनकी दोस्ती कल हुई है। वो लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ कि क्या ही कहें। मतलब वैन का तो समझ में आता है, जाओ जिशु उसके साथ इतना कंफर्टेबल था कि कुछ कहने को नहीं। वो अपनी सारी दुख दर्द, वो सब चीज़ें जो उसे परेशान करती थी, वो सब कुछ भूल गया था। ना वैन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। वो इतनी जल्दी उसके साथ घुल मिल जाएगा इसका अंदाजा तो वैन को भी नहीं था। वो खुद सरप्राइज था जाविशु को उसके साथ इतना घुलता मिलता देखकर, पर वो खुश था, बहुत खुश, अपने लिए भी और उससे ज़्यादा फिलहाल जाविशु के लिए भी। और वो दोनों ऐसे ही सारा दिन मस्ती करते रहते हैं। वो लोग हर वो जगह जाते हैं जहाँ पर जाविशु को अच्छा लगता है, वो उसके पसंद की जगह थी, वहाँ जाते हैं और बहुत मज़े करते हैं। अब ना आखिर में वो लोग वो जो बीच होता है ना, बीच पर जाते हैं। बीच पर फ़िलहाल कोई नहीं था क्योंकि उन्हें जाने में बहुत लेट हो गई थी।
8:30-9 का टाइम हो रहा था और वो लोग वैसे टाइम पे गए थे। तो दोनों लोग ना वहीं पर बैठे होते हैं और चाँद को देख रहे होते हैं और समंदर को देख रहे होते हैं। फिर जीशु वैन की तरफ देखता है, जो कि फ़िलहाल समंदर को देख रहा होता है। फिर वो कहता है, "वैन?" वैन उसकी तरफ पलटता है और कहता है, "हुँ?" वो कहता है, "थैंक यू।" वैन अजीब-सा कन्फ्यूज़िंग वाला चेहरा बनाता है और कहता है, "किस लिए?" वो कहता है, "मुझसे दोस्ती करने के लिए।" यू नो व्हाट? आज का दिन ना मैं हमेशा याद रखूँगा। ये शायद मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा दिन होगा जहाँ मैं इतना खुश रहा हूँ। मैं आज से पहले इतना खुश कब था मुझे नहीं पता, और ये सब सिर्फ़ तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने स्माइल करता है और कहता है, "इतनी जल्दी दूसरों पे भरोसा कर लेते हो?" जीशु अब अपने दोनों गालों पर अपने हाथ रख लेता है और शरारती अंदाज में बोलता है, "अब तुम हो ही ऐसे, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें?" वैन केसिंग हँसने लगता है और कहता है, "फ्लर्ट कर रहे हो?" जीशु कहता है, "तारीफ़ कर रहा हूँ।" और वो वाक़ई तारीफ़ ही कर रहा था, बस थोड़े अलग अंदाज में। फिर जीशु सीरियस हो जाता है और कहता है, "नो रियली, सच में आज तुम्हारी वज़ह से मैं इतना अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। एक एक अरसा हो गया मुझे इतना खुश हुए, सच।" वैन कहता है, "थैंक यू।" वो कहता है, "तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो?" कहता है, "मेरी दोस्ती एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि एक अरसे के बाद मैं भी इतना खुश रहा हूँ। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू।" यीशु स्माइल करता है, कहता है, "ठीक है, तो फिर ये तो म्यूचुअल हो गया।" वैन कहता है, "हुँ, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ।" यीशु कहता है, "तुमसे मैं अभी बहस नहीं करना चाहता।" फिर वो कहता है, "वैसे तुम करते क्या हो?" वैन केसिंग कहता है, "फोटोग्राफर हूँ, फैशन फोटोग्राफर।" वो कहता है, "वाह! मतलब तुम तो बहुत से सेलिब्रिटी को जानते होगे ना?" वो कहता है, "हाँ, मतलब बहुत से नहीं, मैं भी नया-नया हूँ इस वर्क में।" वो कहता है, फिर भी तुम्हारे पास एज़ अ न्यूकमर तुम्हारे पास खुद का घर है, गाड़ी है, मतलब सही है यार।" तो वो कहता है, "अरे! वो सब कुछ मेरा नहीं है।" तो जीशु कहता है, "तो क्या विरासत में मिला है?" वो कहता है, "हाँ, विरासत में ही मिला है। डैड का है, सब कुछ मेरा नहीं है। मेरी तो अभी यहाँ पर शुरुआत ही हुई है। हालाँकि शुरुआत काफ़ी अच्छी है, पर जितना तुम सोच रहे हो, उतना भी रिच अभी नहीं हुआ हूँ मैं। मतलब खुद के पैसे से। अभी तो और भी बहुत कुछ करना बाकी है।" यीशु कहता है, "तुम हमेशा से फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते थे?" वैन कहता है, "हाँ, हमेशा से।" फिर यीशु कहता है, "एक बात पूछूँ तुमसे?" वैन कहता है, "हाँ, पूछो।" यीशु कहता है, "बाकी सभी लोग अपना जन्मदिन अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, पर तुम अपना जन्मदिन मेरे साथ क्यों मना रहे थे? और उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पे था, तब भी तुम्हारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। तुम्हारी फैमिली कहाँ है?" यीशु की बात सुनकर वैन एकदम से ही खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पे बहुत सी उदासी, बहुत सारे इमोशंस थे इस समय। वो एकदम से ही शांत हो जाता है और यीशु को ये चीज़ बहुत ही अजीब लग रही थी और उसे अच्छी भी नहीं लग रही थी। वैन जो था, वो अभी अपने पास्ट को लेकर कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। पर यीशु से जब पूछ रहा था तो वो मना ही नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ जो यीशु था, वो सोच रहा था कि उसे शायद ये सब नहीं पूछना चाहिए। अभी वो वैन को जानता ही कितना है, उससे गलती हो गई। तो वो ये बोलने वाला था कि कोई बात नहीं, अगर तुम बताने में अनकंफर्टेबल हो तो मत बताओ, कोई बात नहीं। पर उससे पहले ही वैन कहता है, "जब मैं 14 साल का था, तो एक रात मैं अपने रूम में सो रहा था, तभी शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि बाहर शोर हो रहा है, मेरे मॉम डैड किसी बात पर लड़ रहे थे। मैं गेट के पास गया और अपने कान लगाकर उससे सटाकर उन लोगों की बातें सुनने लग गया। और जो कारण मुझे पता चला, उससे तो मेरे पाँव तले ज़मीन ही नहीं रही। मेरी मॉम को किसी से प्यार हो गया था और वो डैड से डिवोर्स चाहती थी, ताकि वो उस इंसान के साथ रह सके।
और डैड इसके खिलाफ थे। वो मॉम से बहुत प्यार करते थे। वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि मॉम उन्हें छोड़ देना चाहती है, इसलिए उन लोगों में झगड़ा हो रहा था। पर बाद में वो मॉम को तलाक देने के लिए राज़ी हो गए। पता नहीं निर्णय लेने की हिम्मत उनमें आई कहाँ से। मेरे डैड मेरी मॉम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लाइक पागलों की तरह। जिस दिन मॉम हमें छोड़कर गई थी हमेशा के लिए, उस दिन जितना मैंने अपने पापा को टूटा हुआ देखा था ना, कभी नहीं देखा था। आई स्टार्टेड टू हेट हर। मैं उस समय बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। मैं उन्हें बस उस तकलीफ से बाहर निकालना चाहता था, पर वो ऐसा कुछ निर्णय ले लेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग दादी ने ब्रेकफास्ट बनाया हम सबके लिए और मुझसे कहा कि मैं पापा को बुला लाऊं। मैं उनके रूम के पास गया। मैंने बहुत सारे नॉक किए, बहुत आवाज़ें लगाई, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं बहुत घबरा गया था। मेरी आवाज़ सुनकर दादी भी वहाँ आ गई। मैंने उन्हें बताया कि पापा दरवाज़ा नहीं खोल रहे। उन्होंने जो हमारे घर के सर्वेंट्स थे उनसे कहा दरवाज़ा तोड़ने के लिए, पर शायद दादी को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वो मुझसे बार बार वहाँ से जाने के लिए कह रही थी अपने रूम में जाओ, अपने रूम में जाओ। पर मैं कैसे चला जाता। मैं भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहा वहीं पे। फिर उन सर्वेंट्स ने दरवाज़ा तोड़ा और मैंने देखा मेरे पापा मेरे पापा की लाश पंखे से लटक रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया। मैं वहीं बेहोश हो गया था। मेरे लिए मेरे पापा मेरे हीरो थे, जैसे हर बच्चे के लिए होते हैं। उसका सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए भी मेरे पापा थे। मैं हमेशा से उनसे ज़्यादा अटैच था, मॉम से ज़्यादा। और अब तो मैं मॉम से नफरत करता था। सर से बाप का साया जाने का जो दुख होता है ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते जीशु कैसा होता है। उस दिन से दादी मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ बाप सब बन गए। वो वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि मैं बता नहीं सकता तुमको। वो वो ऐसा लगता था कि खुद मदर मेरी का रूप है। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी करनी नहीं उनके कारण। पापा, माँ, दादी, दोस्त, सबकी कमी उन्होंने पूरी करने की कोशिश की। हम दोनों अपने अपने दुख से उभरने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरी किस्मत इतनी ईजी कहाँ रही है, कभी नहीं रही। जिसे चाहता हूँ वो छीन जाता है मुझसे। 2 साल पहले वो भी मुझे छोड़ के चली गई। उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था और मैं अब एकदम अकेला हो गया, एकदम अकेला। तभी मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि अकेलापन सिवा तकलीफ के कुछ नहीं देता। मेरी किस्मत ने मुझसे मेरे सब अपनों को छीन लिया, पर अब जो मेरे पास है उससे मैं खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जीशु जो था वो ये सब चीज़ें सुनकर एकदम से ही दंग रह गया था। मतलब जो लड़का उसे हमेशा मुस्कुराता हंसता हुआ दिखता था, फ्लर्ट करता रहता था, उससे उटपटांग बातें करता रहता था, उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा दर्द भरी थी। उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दर्द था। इस समय उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो फिर वैन को अपनी तरफ करता है, क्योंकि वैन समुंदर की तरफ देख रहा था ना, और उसी तरफ देख के उसने सारी बातें कही थी। यीशु की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, तो उसे अपनी तरफ करता है और उसे गले लगा लेता है। और वैन किसिंग जैसे ही उसके गले लगता है, उसके अंदर जो अब तक का जितना भी दर्द का जो समंदर था वो बाहर आने लगता है। वो इतना फूट फूट के रोता है उसके गले लग के, इतना फूट फूट के रोता है। और साथ यीशु उसके सर पर ऐसे सहला रहा होता है, उसकी बैक को सहला रहा होता है, और वैन किसिंग बस रोए जा रहा होता है। अब
थोड़ी देर बाद जो हमारा वैनकेजिंग होता है वो जाओ से अलग होता है, और जो जाओ होता है वो वैनकेजिंग के आंसुओं को साफ करता है। और फिर अपना जो वैनकेजिंग होता है वो बहुत ही प्यार से बोलता है, बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर। वो कहता है, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी जाओ। जायशु उसका सब प्यारा चेहरा देख के बिल्कुल सही मेल्ट हो जाता है। वो कहता है, पागल हो क्या, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है। कल को अगर मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोने लग जाऊं और तुम्हारी शर्ट खराब हो जाए तो क्या मुझे भी सॉरी बोलना होगा। मैं नाम से हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जीशु कहता है, तो तुम भी मत बोलो। फिर वैन कहता है, ठीक है। फिर वैन यहाँ से उठता है और कहता है, चलो यहाँ से, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, कुछ खाते हैं चल के। फिर वैन थोड़ा आगे बढ़ता है और जीशु कहता है, अरे सुनो तो। वैन पलट के देखता है तो देखता है कि जीशु अभी भी वहीं पे बैठा होता है। वैन कहता है, तुमको क्या हो गया है। वो कहता है, मुझे हाथ दे के उठाओ ना। वैन कहता है, क्या क्या कहा तुमने। वो कहता है, मुझे हाथ दे के उठाओ। वो ना ऐसे ही वैन को परेशान कर रहा था ताकि उसके दिमाग से ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही थी वो निकल जाए। फिर वैन कहता है, क्या हो गया, तुम्हारे हाथ पांव काम नहीं कर रहे क्या। जीशु कहता है, कर तो रहे थे पर इतनी देर यहाँ पे बैठा हूँ ना तो मेरे पाँव सुन पड़ गए हैं, मेरी हेल्प करो ना उठने में। वैन ऐसे वो हेड शेक करते हैं ना, वो करता है, उसके पास आता है, मुस्कुरा रहा होता है वो, कि वो समझ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर वो अपना हाथ देता है और जीशु उठ जाता है। फिर कहता है, अब चले, और तुम्हारे पाँव तो सुन पड़ गए हैं, कहो तो गोद में लेके चलूं। जीशु कहता है, नो वे, इतने भी सुन नहीं पड़े हैं, चलो। मैंने हंसने लगता है और फिर वो दोनों चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। अब यहाँ से वो सफ़र शुरू होता है जिसके लिए वेंकेजी ने इतनी मेहनत की थी। धीरे धीरे करके ही सही, जाशुराम जिनको पूरी तरह से भूल गया था वो पहले की तरह हो गया था, इनफैक्ट पहले से बेहतर हो गया था। और ये सब कुछ वेंकेजिंग के कारण हुआ था, और ये बात जादुशु भी मानता था। जादुशु के लिए ना वेंकेजिंग एक ब्लेसिंग की तरह था, जो उसकी लाइफ में तब आया जब जीशु को सपोर्ट की, किसी के सहारे की ज़रूरत थी, और वेंकेजिंग ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। वो जादुशु के लिए ना लिटरली एक जीनी की तरह था, जैसा वो कहता वैसा करता, हमेशा टाइम से पहले आता, उसका वेट करता, और वेट करने की कभी शिकायत भी नहीं करता। और क्यों ही करता, जबकि वो खुद वेट करना पसंद करता था जादुशु का, उसे अच्छा लगता था जादुशु का वेट करना। हमेशा जीशु क्या चाहता है, उसके क्या विचार हैं, वो क्या पसंद करता है, उसे किस चीज़ में कंफर्टेबल फील होता है, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देता था। वो जीशु की बातें सुनता था ध्यान से, जो कि आजकल कोई नहीं करता। उसकी बातें सुनता, उस पर अपने ओपिनियन देता, और ये सब चीज़ें जो थी वो अब जीशु पर असर करने लग गई थी। जैसा कि वेंकेजिंग ने फर्स्ट एपिसोड में कहा था, वो जादुशु से इतना प्रेम करेगा कि जादुशु का दिल मजबूर हो जाएगा उसे चाहने के लिए। वो चीज़ अब लिटरली हो रही थी। जादुशु को ना वेंकेजिंग से प्यार हो गया था, और इस चीज़ के लिए वो कंफर्म भी था। वेंकेजिंग के सच्चे प्रेम और उसके एफर्ट्स ने जादुशु का दिल जीत लिया था। उसकी आंखों में वाकई सिंसियरिटी थी जादुशु के प्रति। उसका तरीका भले गलत था पर उसका प्रेम बिल्कुल सच्चा था, उसके एफर्ट्स सच्चे थे। वो सच में जादुशु को खुश रखना चाहता था, वो सच में चाहता था कि वो खुश रहे। हालांकि वो बात अलग थी कि उसकी प्रॉब्लम्स का जो कारण था वो वही था, परंतु वो कभी ऐसा कुछ चाहता नहीं था। तो ये सब चीज़ें ना जादुशु को उसके प्रति मोहित कर रही थी, पर उसने ना ये सब बातें मैंने को बताई नहीं थी, बिल्कुल नहीं बताई थी। अब यहाँ से वो सफ़र शुरू होता है जिसके लिए वेंकेजी ने इतनी मेहनत की थी। धीरे धीरे करके ही सही, जाशुराम जिनको पूरी तरह से भूल गया था वो पहले की तरह हो गया था, इनफैक्ट पहले से बेहतर हो गया था। और ये सब कुछ वेंकेजिंग के कारण हुआ था, और ये बात जादुशु भी मानता था। जादुशु के लिए ना
वैन केजिंग एक ब्लेसिंग की तरह था जो उसकी लाइफ में तब आया जब जीशु को सपोर्ट की किसी के सहारे की ज़रूरत थी और वैन केजिंग ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। वो ज़ाओ जीशु के लिए ना लिटरली एक जीनी की तरह था। जैसा वो कहता वैसा करता, हमेशा टाइम से पहले आता, उसका वेट करता और वेट करने की कभी शिकायत भी नहीं करता। और क्यों ही करता, जबकि वो खुद वेट करना पसंद करता था ज़ाओ जीशु का। उसे अच्छा लगता था ज़ाओ जीशु का वेट करना। हमेशा जीशु क्या चाहता है, उसके क्या विचार हैं, वो क्या पसंद करता है, उसे किस चीज़ में कंफर्टेबल फील होता है, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देता था। वो जीशु की बातें सुनता था ध्यान से, जो कि आजकल कोई नहीं करता। उसकी बातें सुनता, उस पर अपने ओपिनियन देता और ये सब चीज़ें जो थी वो अब जीशु पर असर करने लग गई थी। जैसा कि वैन केजिंग ने फर्स्ट एपिसोड में कहा था, वो ज़ाओ जीशु से इतना प्रेम करेगा कि ज़ाओ जीशु का दिल मजबूर हो जाएगा उसे चाहने के लिए। वो चीज़ अब लिटरली हो रही थी। ज़ाओ जीशु को ना वैन केजिंग से प्यार हो गया था और इस चीज़ के लिए वो कंफर्म भी था। वैन केजिंग के सच्चे प्रेम और उसके एफर्ट्स ने ज़ाओ जीशु का दिल जीत लिया था। उसकी आंखों में वाकई सिंसियरिटी थी ज़ाओ जीशु के प्रति। उसका तरीका भले गलत था पर उसका प्रेम बिल्कुल सच्चा था। उसके एफर्ट्स सच्चे थे। वो सच में ज़ाओ जीशु को खुश रखना चाहता था। वो सच में चाहता था कि वो खुश रहे। हालांकि वो बात अलग थी कि उसकी प्रॉब्लम्स का जो कारण था वो वही था, परंतु वो कभी ऐसा कुछ चाहता नहीं था। तो ये सब चीज़ें ना ज़ाओ जीशु को उसके प्रति मोहित कर रही थी, पर उसने ना ये सब बातें वैन को बताई नहीं थी। हालांकि वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था कि वैन केजिंग भी उससे प्यार करता है। वैन का उसके प्रति बिहेवियर इतना ऑब्वियस था, कोई भी देख के बता दे कि वो उसके लिए क्या फील करता है। दोस्ती और प्यार में फ़र्क होता है। एक दोस्त का बिहेवियर और एक प्रेमी का बिहेवियर काफ़ी अलग अलग सा होता है। तो वो ये जानता था, पर वो इससे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। इसलिए नहीं कि उसे वैन के साथ रिलेशनशिप में आने में कोई दिक्कत थी, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो ये उसका सौभाग्य होता, पर उसे उस स्टॉकर से डर था जिसका हालांकि कोई कॉल नहीं आया था जिनसे उसके ब्रेकअप के बाद, पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। पिछली बार 6 महीने में कॉल किया था, हो सकता है इस बार 8 महीने में कॉल कर दे। वो नहीं चाहता था कि वैन इन सब में पड़े। वो नहीं चाहता था कि उस स्टॉकर के कारण वैन किसी भी खतरे में आए या फिर वैन उसे उस स्टॉकर के कारण छोड़ के चला जाए। वो दोनों ही सूरतों में वैन को नहीं खो सकता था। वो सोचता था कि अगर वैन दोस्त की तरह ही रहता है तो दोस्त की तरह ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि वो स्टॉकर नहीं आता। अब एक दिन क्या होता है कि ज़ाओ जीशु अपने काम से लौट रहा होता है, पर उसे ना आज बहुत देर हो गई थी। तो वहाँ पर एक शॉर्टकट था, पर वो बहुत सुनसान जगह थी। वहाँ पे चोरियाँ बहुत होती थी और कत्ल भी होते थे। ऐसा उसने सुना था, कभी देखा नहीं था, सुना था। तो उसे घर जाना था जल्दी, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठ के वापस से रेस्टोरेंट खोलना था। तो वो सोच रहा था कि घर को जल्दी से चला जाए, पर जो जो उसके घर का रास्ता था वो लंबा था, जो रेगुलर उसका रास्ता था। वो सोचता कि शॉर्टकट से जाना सही होगा कि नहीं, पर वो फिर भी शॉर्टकट चुन लेता है। और वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था रात के टाइम, तो बहुत ज़्यादा। तो उसी में जा रहा होता है और दूसरी तरफ जो हमारा वैन केजिंग होता है उसका फ़ोटो शूट चल रहा होता है, मतलब वो फ़ोटो शूट कर रहा होता है किसी सेलिब्रिटी का। उसके बाद फिर जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो अपना फ़ोन चेक करता है रोज़ की तरह, और आज उसे एक और झटका लगता है। वैन केजिंग देखता है कि ज़ाओ जीशु उसी खतरनाक रोड की तरफ से जा रहा है और वो कहता है, ये इंसान पागल वागल है क्या? वो तूने सही अपना जो गाड़ी थी, क्योंकि वो जब वो काम पे जाता था तो गाड़ी लेके जाता था, उसकी चाबी लेता है और उस रोड की तरफ चल देता है। अब हमें शिशु को दिखाया जाता है जो कि उस रोड से चल रहा था, थोड़ा सा डरा हुआ था वो, पर अब उसके पास कोई चांस नहीं थी। उसके सामने एक लेडी आ जाती है
वो उससे हेल्प मांगती है और कहती है, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरे पति को यहाँ पर डाकुओं ने बहुत मारा है, हमारा सारा सामान लेकर भाग गए हैं। प्लीज़, वो बहुत ज़ख्मी है भाई साहब, हमारी मदद कीजिए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। अब जीशु ये तो जानता था कि यहाँ पर ऐसे करके डकैती होती है, पर वो सामने से हेल्प भी मना नहीं कर सकता ना, वो सोच रहा था कि शायद सच ही हो। तो वो उस लेडी की हेल्प करने का निर्णय करता है। वो कार से बाहर निकलता है और कहता है, कहाँ हैं आपके हस्बैंड? वो एक तरफ इशारा करती है, वहाँ पर एक आदमी ज़मीन की तरफ मुँह करके पड़ा हुआ होता है। जायशु उसके पास जाने वाला होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी उनमें से आदमी बाहर निकलने लग जाते हैं, और वो जो ज़मीन वाला आदमी था वो भी उठ के खड़ा हो जाता है। वो औरत भी एक क्रीपी सी स्मेल कर रही होती है। जायशु समझ जाता है कि वो अब तो फंस गया है। उनमें से एक आदमी जायशु के पास आता है और कहता है, वाह क्या मालदार पार्टी है, गाड़ी की चाबी दे। जिशु कहता है, ना दूँ तो? वो कहता है, तो हम ले लेंगे। और वो कह के सब लोग जो होते हैं क्रीपी तरह से हंसने लग जाते हैं। जिशु कहता है, तो ले लो। और ये कहकर वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है और लोगों की। अब ऑब्वियस सी बात है, जिशु कोई रोज़ रोज़ तो फाइट नहीं करता था ना, पर फिर भी वो बहुत ही अच्छी फाइट करने की कोशिश कर रहा था और कर भी रहा था। ही वॉज डूइंग वेरी गुड। पर ऑब्वियस सी बात है, वो 10 थे और जायशु 1। वो इतने सारे लोगों का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकता था। वो वीक पड़ रहा था वहाँ पर। तभी उसको वीक देखकर एक जो आदमी था उनमें से, वो जायशु को पीछे से उसके गले में रस्सी बांधता है और गला दबाने लगता है उसका, क्योंकि वो जो उनके लीडर था ना उन्हें मार रहा था। और फिर कस के रस्सी को प्रेस किया जा रहा था, उसका दम घुट रहा था, वो कोशिश कर रहा था। तभी जो इंसान जायशु का गला दबाने की कोशिश कर रहा था ना रस्सी से, उसके सर पे एक ईंट आके लगती है और इस कारण से उसके हाथ से रस्सी की ग्रिप छूट जाती है और जायशु फ्री हो जाता है उसके हाथ से। अब वहाँ पे सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ से ईंट उड़कर आई थी, और देखता है जायशु कि वहाँ पर वेन केजिंग आ गया था, जो कि अभी बहुत गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा। उसको इतने गुस्से में देखकर ना एक बार के लिए तो जायशु भी डर गया था। अब वहाँ पर वेन केजिंग आता है, उनमें से कुछ वेन केजिंग से लड़ रहे होते हैं और कुछ से जायशु लड़ रहा होता है। वहाँ पे ऐसे ही फाइट चल रही होती है। फिर जो अपना वेन केजिंग होता है वो उस इंसान के पास जाता है जिसने जायशु का गला दबाया था। वो अभी अपना सर पकड़ के बैठा होता है, उसके सर पे अच्छी खासी चोट लगी थी, और वहाँ जाता है और उसकी अच्छे से पिटाई करता है, बहुत मार रहा होता है, उसे बहुत मार रहा होता है। और फिर सबका ध्यान उस तरफ जाता है। वेन केजिंग बाकी सबको तो मार ही रहा होता है, पर उस इंसान को वो कुछ ज़्यादा ही मारा था। लाइक उसका तो उसने आज मर्डर प्लान कर लिया था, और सब लोग देख के दंग रह गए थे कि आज लग रहा है इस इंसान को मार देगा। सब जाते हैं उसके पास उसे छुड़ाने के लिए, पर वेन केजिंग उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। जायशु बस ये सब देख रहा होता है कि ये इंसान इतना साइको कब से हो गया। वहाँ जितने भी मेल फीमेल सब थे, वो लोग वेन केजिंग को उस इंसान से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं हो रहा था। वो ठान के बैठा था जैसे कि आज इसको कत्ल कर देगा। फिर उनमें से एक आदमी जाता है जायशु के पास, कहता है, भाई भाई इस इंसान को उससे अलग कर, हमारा भी मर जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ जाके उसे रोक। फिर जायशु जो कि अभी भी बहुत शौक में था, वो कहता है, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। और फिर वो वेन केजिंग के पास जाता है, उससे कहता है, वेन छोड़ो उसे। वो कहता है, नहीं, इसकी हिम्मत कैसे है तुम्हें छूने की, ये तुम्हें मारेगा ना, इसको बहुत शौक है ना लोगों का गला दबाने का, मैं बताता हूँ कि गला दबाते हैं तो कैसा लगता है। वेन केजिंग फिर उस इंसान का गला दबाने लग जाता है। वो इंसान बहुत छटपटा रहा होता है, पर वेन केजिंग उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं था। वो बहुत ही प्रेशर लगा रहा था उसका गला दबाने में, और जायशु उसे रोक रहा था, पर उसे इस समय जायशु की भी बात नहीं सुननी थी, ऐसा लग रहा था। फिर जायशु कहता है, वेन तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ भगवान के लिए इसे छोड़ो। फिर वेन केजिंग जायशु की तरफ गुस्से में देखता है, और खैर फिर वो उसे छोड़ देता है। और फिर वो जो लोग होते हैं ना, फिर जो उनके जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनको वहाँ से उठाते हैं, जितने लोग थे, और फिर जल्दी जल्दी में वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जायशु वहाँ पे खड़ा होता है, वो भी गुस्से में था,
और वैन गेजिंग में गुस्से में था। फिर जीशु कहता है क्या था ये? वैन गेजिंग कहता है तुम बताओ क्या था? तुमको क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? तुम्हें पता है ना ये रास्ता कैसा है, फिर भी चले आती रात को यहाँ पे। मरने का बहुत शौक है? जीशु कहता है मुझे कोई शौक नहीं है इस रास्ते में आने का, मुझे घर जल्दी जाना था, कल सुबह जल्दी रेस्टोरेंट खोलना है, इसलिए ठीक से थोड़ा सोना चाहता था। वैन कहता है वो ना तुम्हें अभी पक्का के लिए सुला देते, सोना चाहता था। ऋषु कहता है वो सब छोड़ो, तुम अभी क्या कर रहे थे? कत्ल करना था उस इंसान का? बोलो, जान से मारना चाहते थे उसे? वैन जिसका दिमाग अभी पूरी तरह से खराब हो चुका था, वो इस समय अपने गुस्से को, अपने पागलपन को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है और बोल देता है हाँ, मारना चाहता था उसे, अगर तुम बीच में नहीं आते तो मार भी दिया होता अभी तक। एक बात तुम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी जान ले लूँगा। ऋषु अब अपनी आर्म्स को फोल्ड करता है और कहता है अच्छा, उसके बाद क्या होता? अगर ये इंसान आज मर जाता तो आप जेल चले जाते, आपका करियर खत्म हो जाता, आपकी लाइफ खत्म हो जाती। तो सोचा है? वैन कहता है नहीं सोचा है और नहीं सोचना है मुझे। मैं बस इतना जानता हूँ कि उस इंसान ने तुम्हें चोट पहुँचाई थी और मुझे उसे मारना था। अगर मुझे दोबारा ये कहीं मिल गया तो मैं इसकी जान ले लूँगा और मुझे अंजाम की परवाह नहीं है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाता है तो मैं उसके साथ यही करूँगा, फिर चाहे मुझे जेल हो या फांसी। वही बोलता है और इसी के साथ ऋषु एकदम से उसे तमाचा मार देता है। ऋषु फिर कहता है दोबारा अपनी ज़बान से ऐसी बातें तुमने निकाली ना तो उससे पहले जो तुम करने वाले हो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बस अपने बारे में सोचते हो ना, अगर तुम ये सब करोगे, मैं जेल हो जाएगी तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मुझे वापस से उसी दुनिया में लौटना होगा जहाँ से तुम मुझे लेकर आए हो। मेरे बारे में नहीं सोचते ना तुम, अपने बारे में सोचते हो, अपने पागलपन के बारे में कि जी मुझे किसी ने चोट पहुँचाई तो आप उसका गला दबा देंगे। मेरा मत सोचना तुम कुछ, ठीक है? अपना करियर, अपनी लाइफ सब खराब कर देना इन सब चीज़ों में। यार तुमने उसे मारा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो पिटने वाले काम ही कर रहे थे, पर जान लेने वाली बात सही नहीं है। तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान। तुम्हारी दादी, तुम्हारे पापा के ये सपने नहीं है कि तुम जेल जाओ, वो तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहते थे। इसलिए प्लीज़ वादा करो मुझसे कि तुम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्रॉमिस मी वैन, प्लीज़। वैन उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है, वो दूसरी तरफ ही देखने लग जाता है। हालांकि ज़्यादा की बात उसे समझ में आ गई थी कि उसके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि वो ऐसा कुछ करे, उसकी दादी ये नहीं चाहती थी जो वो कर रहा था। वो लोग उसे एक अच्छा जीवन जीते हुए वाकई देखना चाहते थे, हर पेरेंट्स चाहते हैं। तो वो समझ रहा था कि ज़ाज़ू जो कह रहा है वो सही है, पर उसे ज़ाज़ू पर अभी भी गुस्सा आ रहा था कि वो इस रास्ते में चला आया, तो वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था और प्रॉमिस भी नहीं कर रहा था। और ज़ाज़ू को लगता है कि वो उसकी बात को नहीं मानना चाहता, उसे समझ में नहीं आ रहा, उसका गुस्सा उस पर इतना हावी हो गया कि वो मेरी बात ही नहीं समझ रहा है और ना ही मेरी बात को वैल्यू दे रहा है। तो ऋषु कहता है ठीक है, अगर मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नज़र में तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? गुड बाय वैन गेजिंग। और ये कह के वह जाने लगता है और वैन उसकी तरफ देखता है और वो आगे आगे चल रहा होता है। वैन भागकर उसके पास आता है, कहता है सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ऋषु कहता है कुछ सुनने के लिए रहा, ये क्या है? घर जाओ, मुझे भी घर जाना है। वैन कहता है नहीं, जब तक मेरी बात ख़त्म नहीं होगी ना तुम जाओगे ना मैं। वो कहता है क्या करना है तुमको? वैन कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बस गुस्से में था, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानना चाहता, मैं बस गुस्से में था तुमसे, आई एम सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी किसी की जान लेने का ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें अगर कोई परेशान करे तो मैं उसे अधमरा ज़रूर कर दूँगा। ऋषु कहता है मतलब तुम उसे मारोगे? तो वैन कहता है अभी हम और क्या कर रहे थे,
मार ही रहते ना उन दोनों को। यीशु कहता है ठीक है, इतना ठीक है मेरे लिए। वैन कहता है पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। यीशु कहता है कैसा वादा? वो कहता है इस रोड से तुम कभी दोबारा नहीं गुजरोगे, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी रात तुम्हें ऐसे जगते हुए क्यों ना काटनी पड़े, पर इस रोड से तुम नहीं गुजरोगे। यीशु कहता है ठीक है, प्रॉमिस। फिर वैन केजिंग उसे गले लगा लेता है और कहता है तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, प्लीज़ इसे ऐसे खतरे में मत डाला करो। यीशु फिर उसे बैग हक कर लेता है और कहता है ठीक है, आई एम सॉरी। फिर वैन केजिंग कुछ देर से कुछ नहीं बोलता है। फिर वो कहता है वैसे आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें पता है तुम्हें अब क्या करना होगा। यीशु हंसने लगता है और कहता है जी सरकार। अब जो अपना यीशु होता है, अचानक से ही उसके दिमाग में एक बात आती है। वो वैन को खुद से अलग करता है और कहता है 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? हाँ। वैन उसकी बात सुन के कुछ पता तो बिल्कुल शॉक सा हो जाता है कि वो क्या जवाब दे, समझ में नहीं आता उसको। फिर वो कहता है वो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट की तरफ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें मिलता चलूँ, पर तुम तो वहाँ से कार लेके इधर की तरफ आ रहे थे, तो मैं घबरा गया और तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। तुम्हें कॉल भी कर रहा था पर तुम्हारा कॉल तो लग ही नहीं रहा था। फिर जीशु अपने फ़ोन की तरफ देखता है जो साइलेंट पे लग गया था गलती से, तो वो कहता है ओह आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम इतना परेशान हो गए। तो वैन कहता है नहीं कोई बात नहीं, पर मेरा रिवॉर्ड मत भूलना। जीशु कहता है नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। साथ यीशु और वैन केजिंग एक ब्रिज पर खड़े होते हैं। आज वैलेंटाइंस डे का दिन था और वो ब्रिज काइंड ऑफ आज लवर्स पॉइंट बना हुआ था। वहाँ खूब सारे कपल आए हुए थे और वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। साथ यीशु उस जगह को देख रहा होता है, उन कपल्स को देख रहा होता है। फिर वैन केजिंग की तरफ देखता है और कहता है हम यहाँ क्यों आए हैं? वैन केजिंग कहता है ऑफ कोर्स घूमने आए हैं। ये कैसा सवाल कर रहे हो? यीशु कहता है हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, पर यहाँ सब कपल्स हैं, इनके बीच में काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे। वैन केजिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है समझ लो हम भी कपल है, नहीं लगेगा? फिर यीशु उसको घूर के देखता है। वैन केजिंग कहता है ओके ओके। फिर वहाँ पर एक कपल था जो उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। उसमें जो लड़का होता है वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है और कह रहा होता है जैस्मिन प्लीज़ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। ये जो नज़ारा होता है इसे देखकर यीशु एक सरकास्टिक स्माइल देता है और कहता है जान भी दे सकता हूँ, ये सब बकवास बातें होती हैं। मैंने किसी कहता है ऐसे क्यों कह रहे हो, करने वाले करते हैं ऐसा। यीशु कहता है कोई नहीं करता ऐसा, ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। वैन केजिंग कहता है तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि ये सब कहने की बातें होती हैं? यीशु उसकी तरफ देखता है और कहता है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जिन, वो भी मुझसे यही सब कहता था कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और उसके बाद क्या हुआ तुम भी जानते हो। वैन कुछ सेकंड्स तक तो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर कहता है वैसे एक बात कहूँ बुरा ना मानो तो? यीशु कहता है बोलो। वो कहता है मुझे तुम और तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ़ लगते हो। यीशु कहता है व्हाट, वो क्यों? वो कहता है मुझे तो लगता है कि जो तुम्हारा स्टॉकर था ना वो तुमसे नहीं तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करता था। यीशु कहता है ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारे उस स्टॉकर ने तुम्हारी लाइफ एंट्री कब ली थी? तुम्हारे जिनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, और उसके बाद जब से तुम्हारा उससे ब्रेकअप हुआ है उसका एक भी कॉल नहीं आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन सब बातों का कोई मतलब है? यीशु कहता है पर उसने बीच में भी 6 महीने कॉल नहीं किया था। मैंने कहता है हाँ हो सकता है कि उसके कुछ कारण रहे हों, पर बार बार तो कोई ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं हो सकते ना। आखिर वो तुमसे प्यार करने का दावा करता था। यीशु उसके बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, सोच रहा होता है। और फिर मैंने कहता है और तुम ही सोचो, तुम पिछले 8 महीने से मेरे साथ में हो, हम लोग घूमते रहते हैं, इतना समय हम लोगों ने साथ में बिताया,
तुम्हारे स्टॉकर को मुझसे जलन नहीं होती क्या? ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। मुझे तो लगता है कि वो जिनका ही कोई प्रेमी होगा जो नहीं चाहता होगा कि तुम दोनों साथ रहो। अब तुम्हारा जब उससे ब्रेकअप हो गया है तो उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया होगा, सिंपल। और तुम ये सोच रहे थे उतने टाइम से कि वो तुमसे प्यार करता है। अब ये सब चीज़ें जो थी ना, ये सब जीशु बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आती है। वो वैन की तरफ देखता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, वैन, वैन तुम्हें पता नहीं तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतारा है। मैं तो अभी तक यही सोचता था कि वो पागल इंसान मुझसे प्यार करता है। थैंक यू सो मच। वैन का चेहरा इस समय देखने लायक था। उसे एक तरफ खुशी भी हो रही थी कि उसका डर जो था साजिश के दिल में वो निकल गया है, और दूसरी तरफ उसे दुख हो रहा था कि उस डर का कारण, जिस डर में जाशु रहता था, वो कारण भी वही था और वो उससे ही थैंक यू बोल रहा था। पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था ना, तो वो बस एक डीप ब्रेथ लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और जाशु को हक कर लेता है और कहता है, वैसे अच्छा ही हुआ ना उस स्टॉकर के कारण जिन तुम्हारी लाइफ से चला गया और तुम मुझे मिल गए। साजिशु स्माइल करता है और वैन किसिंग को और कस के हक कर लेता है। अब उसे डरने की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो स्टॉकर इनको कोई नुकसान पहुंचाएगा। उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर कर दी थी वैन किसिंग ने, तो वो अब किसी बात के लिए खुद को रोक नहीं सकता था और ना ही वो रोकना चाहता था, तो वो उसे हक कर लेता है कस के। फिर वैन किसिंग कहता है, वैसे तुम्हारी एक बात का जवाब देना मुझे अभी बाकी है। साजिशु कहता है, क्या? किजिंग कहता है, तुमने अभी उन कपल को देख के कहा था ना कि कोई किसी के लिए जान नहीं देता, ये सब तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर साजिशु को हल्की हंसी आ जाती है, इसलिए नहीं कि वो वैन किजिंग की बात को मजाक में ले रहा था, उसे बस हंसी आ ही रही थी उस समय। वैन किजिंग की बात सुनकर वैन किजिंग कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जीशु कहता है, अच्छा सच कह रहे हो? कहता है, हाँ आजमा लो। जीशु इसमें फिलहाल मजाक के मूड में था, वैन तो नहीं था, वो था। वो कहता है, वो नीचे झील देख रहे हो, उसमें कूद कर दिखाओ, तो मैं मानो कि तुम वाकई मेरे लिए जान दे सकते हो। वैन केसिंग उस झील की तरफ देखता है कुछ सेकेंड्स तक और जीशु वैन केसिंग की तरफ देखता है। फिर वो कहता है, रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हें मेरे लिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो अंधेरा होने वाला है। ये कहकर वो आगे आगे चलने लग जाता है और वो फिर नोटिस करता है कि वैन केसिंग उसके साथ नहीं आ रहा है। वो पलटता है और जब तक वो पलटता है वैन केसिंग वहाँ से कूद जाता है। जीशु को तो मानो ऐसा फील हो रहा था कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। वो भागकर उस पुल के पास आता है और देखता है कि वैन केसिंग नीचे गिर गया है पानी में, और वो चिल्लाता है, वैन केसिंग, और फिर उसके पीछे कूद जाता है उसी जो झील थी। और लेकिन तब तक वैन केसिंग जो था वो डूबने लग गया था। उसे तैरना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं, तो वो डूबने लग गया था। पर जीशु जल्दी जल्दी तैर कर उस तक पहुंच गया था और उसको पानी से बाहर ले आया था। पर वैन केसिंग की हालत बहुत ख़राब थी। जीशु उसे झील के किनारे पर जो जगह थी वहाँ पर ले आता है और उसे बैठा देता है और वैन केसिंग की पीठ को रब कर रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा खांसी आ जा रही थी। खांसी में लोग करते हैं ऐसे, तो वो ऐसे ही उसकी बैक को रब कर रहा होता है और वैन केसिंग बहुत ही ज़्यादा खांस रहा होता है। फिर जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो जीशु उससे चिल्ला कर बोलता है, ये क्या कर रहे थे तुम? मरने का बहुत शक है तुमको, कल मुझे समझा रहे थे, आज खुद वही करने चले गए तुम। मैंने तुमसे कहा था कि मजाक है, फिर भी कूद गए। अगर मैं टाइम पे ना पहुंचता तो क्या होता पता तुमको? वैन केसिंग, अपनी जिंदगी को इतना सस्ता कैसे समझ लेते हो तुम? कल कह रहे थे कि फांसी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आज ये सब हरकतें तुम्हारी। वैन केसिंग, क्या चाहते हो तुम? वैन केसिंग, जिसकी सांसें अभी हाइपर हो रही होती है, वो कहता है, तुमने मुझसे कुछ मांगा था, मैं ना कैसे कर देता, कैसे कर देता। जीशु ये बात सुनता है और फिर वैन केसिंग को गले लगा लेता है और कहता है,
क्यों करते हो ये सब? मत क्या करो। मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, तुम क्यों उससे सुनने लग जाती हो? अपनी ज़िंदगी की यही कीमत है तुम्हारी नज़रों में? बार बार उसे खतरे में डालते हो। क्यों करते हो ये सब? वैन केसिंग अब उसे हल्के से बैक हैक कर लेता है और कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है ना मुझे, जिंदा हूँ मैं। फिर वो जीशु की तरफ देख रहा होता है और एक स्माइल करता है और कहता है, और वैसे भी अगर मैं मर भी जाता हूँ तो किसी को क्या हो जाएगा? ना तो यहाँ किसी को मेरे जीने से खुशी है और ना ही मेरे मरने से किसी को दुख होने वाला है, तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ? वो जान के बोल रहा था और ये चीज़ जीशु को ट्रिगर करती है। जीशु उससे अलग होता है और एक तमाचा मारता है दोबारा से उसको और फिर कहता है, हाँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा तो दिमाग खराब था जो झील में कूदा तुम्हारे लिए, दिमाग खराब था जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, दिमाग खराब था जो जब तुम्हें डूबते हुए देखा तो मेरी जान निकल गई। मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं, मैं तो कोई भी नहीं हूँ तुम्हारा। और वैन केसिंग जब देखता है कि जीशु ऐसे रोए जा रहा है तो वो उसे शांत करने के लिए कहता है, जीशु जीशु मेरी बात सुनो, लुक आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुनो। जीशु उसका हाथ झटक देता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, बात मत करना मुझसे अब, तुम बहुत बुरे हो वैन केसिंग, बहुत बुरे हो। वैन केसिंग फिर दोबारा से जाओ जीशु की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और थैंकफुली इस बार जाओ जीशु उसे नहीं रोकता है। वैन केसिंग फिर उसके आंसू साफ करता है और उसके सर से अपना सिर जो होता है टिका देता है और कहता है, आई एम वेरी सॉरी, मैं कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहता पर हमेशा बन जाता हूँ। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बात सच है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। फिर जो जाजिश होता है वो वैन केसिंग के गालों पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम होना मेरे पास, इतना काफ़ी है मेरे लिए। आई लव यू वैन केसिंग, आई लव यू। और ये चीज़ सुनकर वैन केसिंग की तो ना सांसें ही रुक जाती हैं। लाइक वो इतने सालों से इस इंसान से प्यार करता था और आज इस इंसान ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है। वो बस जाजिशु को हैरत में देख रहा होता है। फिर वो एकदम से ही जाजिशु को कस के गले लगा लेता है, जाजिशु भी उसे गले लगा लेता है। एंड फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई नो कि ये एपिसोड बहुत लंबा है गाइस और आप सबको इसे थोड़ी थोड़ी देर करके सुनना पड़ेगा और मेरी आवाज़ का भी यहाँ बहुत बार सीन हुआ है, मतलब कुछ बार लो हो रही है, हाई हो रही है। इस बार वाकई मैं कुछ नहीं कर सकती थी गाइस, आई एम रियली हेल्पलेस दीज डेज़। मैंने बहुत ही मुश्किल से इसकी रिकॉर्डिंग की है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग का मज़ा ख़राब करने के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मे बी इसमें कुछ गलतियाँ हों मेरी, क्योंकि इसे मैंने मोस्टली सुबह रिकॉर्ड किया है, तब तक दिमाग चलता नहीं, तो अगर कुछ गलतियाँ मेरी हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। एंड हम अगली एपिसोड में मिलते हैं, यानी कि इसके लास्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय वेंजू तो लिख ही दीजिएगा। ओके, बाय बाय, जय वेंजू।